हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर। और हमने जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कशन कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक टैकल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को टैकल करना है, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक डिस्कशन अच्छे तरीके से कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। इसके बाद हमारा ये जो एक्सरसाइज है 3.4 ये फिनिश हो जाएगी। और हमारा जो चैप्टर भी है, जो 3 चैप्टर है वो भी अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मैं इसकी जो एक स्लॉट सीरीज़ यानी 1 स्लॉट वीडियो है यानी 1 स्लॉट सीरीज़ है, उसकी वीडियो भी आपको वो प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके साथ ही हमारे चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपके डाउट्स वो क्लियर करूँगा और मुझे कमेंट्स करके आप बता दिए। और देखो चैनल को फॉलो कर लें, जिससे कि मतलब आने वाली जो वीडियोस हैं यानी अपन जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक्सप्लेन बाय अ रेक्टेंगल एज अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है। हमें एक्सप्लेन करना है कि जो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर यानी कि रेक्टेंगल वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर कैसे हो सकता है। तो आपको पता होगा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्या होता है। एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसके जो डायगोनल्स है वो इंटीरियर हो, है ना, इंटीरियर हो। तो बस यही बताना हमें कैसे है। तो मैं देखो, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ओके। मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया A, B, C और D, ठीक है। मैंने आपके कहने पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया A, B, C। आपको पता है एक्सप्लेन बाय रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। उसने बोला है कि ये जो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल एज अ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर कैसे है। कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसके डायगोनल अंदर ही रहें, बाहर निकल आए तो वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर नहीं है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ, क्या ये जो वाला कोऑर्डिनेटर देखो 4 साइड होनी चाहिए, पर ये बात ऐसा मान लो मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया ऐसा करके, ठीक है। 1 2 3 4, क्या ये कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर है। आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि सर इसके जो डायगोनल मैं ड्रॉ करूँगा, ऐसे मान लो डायगोनल ड्रॉ करूँ ऐसे करके, तो सर ये डायगोनल है वो एक तो अंदर है पर एक बाहर आ रहा है सर, तो ये कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर नहीं होगा, नॉट, ठीक है, नॉट, है ना। तो जिसके डायगोनल अंदर आए वो होता है कॉन्वेक्स, है ना, कोऑर्डिनेटर। और जिसके डायगोनल बाहर आए वो होता है कॉन्केव, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स है, बताना है हमें कैसे। तो आपको पता है कि मैं इस रेक्टेंगल के डायगोनल ड्रॉ करूँगा वो अंदर ही आएंगे, है ना, कन्फर्म है कि ये अंदर ही बनेंगे, ठीक है। आपको पता चल रहा होगा इसके जो डायगोनल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कहाँ आ रहे हैं, अंदर ही ड्रॉ हो रहा है ना, अंदर, इंटीरियर ऑफ फिगर, है ना, इंटीरियर ऑफ फिगर। तो बस यही कारण हो गया कि ये कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर रहते हुए, तो लिखेंगे है ना, तो लिखेंगे रेक्टेंगल एज आ कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर बिकॉज, क्यों है, बिकॉज या यस भी सकते, बिकॉज डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल है ना, लाइज इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल्स, है ना। इन जो डायगोनल्स हैं वो लाइज कहाँ करते हैं, इसके जो डायगोनल्स लाइज रेक्टेंगल्स या डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल लाइज इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल के अंदर ही लाई करते हैं, इसीलिए ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है। इतना हो गया, बस इतना ही बताना था ये कैसे हो सकता है, इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है, ओके। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5 में कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताना था कि जो रेक्टेंगल है वो कॉन्वेक्स कोऑर्डिनेटर क्यों होता है। तो मैंने बताया उसका डायगोनल, मेन रीजन डायगोनल है उसके, वो डायगोनल्स जैसे मैं बोलूँ, जो हमारा BD डायगोनल है, BD एंड AC, जो AC डायगोनल है वो कहाँ लाइज कर रहा है, इंटीरियर ही, आर लाइज इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर ही, हाँ। तो समझ में आ गया आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होना, बिल्कुल इजी तरीका था। बस हमें क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, उसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं फिर उसके बाद टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ABC है वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। देखिएगा 90 बनाओ, है ना, ऐसे ABC हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ABC हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और एंड ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो B पर राइट एंगल है।
एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, है ना। और राइट एंगल की जो अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, है ना। राइट एंगल ये, इसके सामने साइड कौन सी, ए सी। तो जो उसने बोला है कि राइट एंगल के जो सामने साइड है ना, राइट एंगल है ना, राइट एंगल के सामने वाली साइड है वो क्या है, एक राइट एंगल है ना। अपोजिट जो ओ मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट किसका है, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है उसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट क्या मान लो क्या होता है, बीच में ना। जैसे आप यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त बगल में बैठा है यहाँ, तो मैं बोलूँगा भाई तुम मिड में बैठे हो, मिड, है ना। बोलूँगा लोकेश सिट मिड ऑफ देयर फ्रेंड्स, है ना। या हर फ्रेंड्स बोल सकते हो आप, ठीक है, या हिज फ्रेंड्स, जो भी आपको अच्छा बोल रहे हैं। एक होगा क्या पता बहुत सारे बैठा होगा, है ना। तो वैसा ना, जैसे मान लो यहाँ 3 बॉयज़ हैं, 1 2 3, तो मैं ये बोलूँगा लोकेश, इस लड़के का नाम, इसका पांडु है, इसका चिंटू है ना। पांडु चिंटू, तो मैं लोकेश बोलूँगा लोकेश तुम इनके मिड में बैठो, मतलब इसके भी यहाँ बराबर है तो यहाँ के भी बराबर, है ना। यहाँ से भी चलोगे तो 5 चलना पड़ेगा, ऐसा भी तो मिड का मतलब बराबर, है ना। भाई देखो मेरा बीच में ऐसे मिड है, मैं इस तरफ दोनों बराबर, मेरी मिड मान लेना, ठीक है, समझ में आ गया। मिड मतलब दोनों तरफ बराबर इक्वल हो। तो उसने बोला है कि राइट एंगल के सामने वाला जो ए सी है, ए सी साइड है, उसका ओ मिड पॉइंट है। भाई ओ मिड का मतलब यहाँ से यहाँ इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है ना। मिड का मतलब ये तो होता है कि भाई ये जो यहाँ से मैं यहाँ नापूँ तो बराबर, यहाँ से इसके लिए नापूँ तो बराबर। मिड का मतलब होता है भाई बीच वाले के लिए दोनों बराबर होते हैं ना, है ना। माँ बाप के लिए तो जो अपनी औलाद होती है हमेशा बराबर होती है। अब ऐसा अपन को लगता है कि भाई जो हमारे पिताजी वगैरह है ना, वो हमें बहुत लगता है कि हमारे जो पिताजी वगैरह हैं वो छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बड़े भाई हमें तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो ऐसा आप गलत सोचते हो। बस चक्कर क्या है, आप थोड़े बड़े हो जाते हो ना, तो बड़े एक चक्कर में क्या है, थोड़ी सी वो जो माँ बाप है ना, आप में जो प्यार है वो सिर्फ दिखाते, शो करना बंद कर देते हैं, मतलब एक प्रकार से। क्यों, यदि आपको शो करेंगे तो आप लाड़ में बिगड़ जाओगे, है ना। यदि आप समझदार होने लगते हो, समझदार के होने के साथ साथ आप में वो यदि अपना जो लाड़ है यानी जो प्रेम है उसको शो करने लगेंगे, तो आपके अंदर थोड़ी सी जो क्या बोलते एक बेकार उत्पन्न हो जाएगा। बेकार मतलब आप थोड़ा सा बिगड़ जाओ, उस लाड़ का गलत फ़ायदा उठाओगे। इसलिए वो धीरे धीरे आपका जो लाड़ दिखाने का तरीका है उसको शो करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे दिखाना बंद कर देते हैं। और छोटे भाई पे क्यों दिखाते हैं, क्यों, पता है वो तो बच्चा है, उसे क्या पता भी। तो हमें ऐसा फील होता है कि माँ बाप है ना वो बड़े भाई को ज़्यादा मतलब प्रेम करते हैं, हमें कम करते हैं। ऐसा गलत है भाई। यदि प्रेम नहीं करते तो वो तो पाल तो अभी भी रहे हैं ना, तुमको खाना खिला रहे हैं, उसको भी खिला रहे हैं, बराबर है ना। कभी ऐसा किया है उन्होंने एक सेब तुमको दिया हो एक हमको दिया, नहीं होता, कभी नहीं होता। समझ में आ गया। ऐसे ही भाई जब ओ है वो मिड पॉइंट है, तो भाई ओ के लिए ए भी बराबर है, ये भी बराबर है ना। ओ यदि पिता है तो पिता के लिए ए वाला भी लड़का बराबर है, सी वाला भी लड़का बराबर है, इसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। यही उसने बोला था। हमें एक्सप्लेन करना है ओ इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी एंड, यानी कि ओ इक्वी डिस्टेंस पर है किससे, ओ से, यानी ओ इससे भी बराबर दूरी पर है, ओ इससे भी बराबर है, ओ इससे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर डिस्टेंस, ना कम ना ज़्यादा। तो जो ओ है हमारा, ओ के लिए ए भी बराबर है, यानी ओ के लिए बी वाला लड़का भी बराबर है, ओ के लिए सी, ओ के लिए सब बराबर है। बस हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये देखो तो एक बात तो हमें पता चल गई कि जो हमारा जो देखो जो ए बी साइड है ना, ए बी साइड बोल लो, अच्छा नाम पूरा नहीं है, सॉरी ए डी है ना, ऐसे है ना। तो जो ए बी बराबर है हमारा किसके है, ए बी बराबर है हमारा कह सकते हैं बी सी के है। ए सी परपेंडिकुलर है किस पर, बी सी पर। तो जो ए सी है परपेंडिकुलर है बी सी पर, है ना। ए सी परपेंडिकुलर है बी सी पर, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए सी इस पर 90 डिग्री से कट रहा है ना। तो आपने बोला ए सी परपेंडिकुलर है बी सी पर, है ना। फिर आप बोलोगे, है ना, तो और फिर आप बोलोगे देखो जब ये ए बी परपेंडिकुलर है बी सी पर, तो इस तरफ भी तो भाई इसने इक्वल बोला ना, भाई ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो आप बोलोगे कि जो ए बी है परपेंडिकुलर बी सी पर, और मैं यहाँ ऐसे बोलूँगा भाई ये इसके साइड बराबर है, ये इसके बराबर है। तो आप ये भी कह सकते हो, देखो दोबारा सुनो, भाई ये परपेंडिकुलर है इस साइड पर, है ना, 90 के एंगल से, और ये इसके बराबर है ये, तो ये भी इसके बराबर है। तो जब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर हो रहा होगा, ऐसे, है ना। तो भाई तो क्या बोल रहे हो आप, तो फिर आप बोल रहे हो कि जो हमारा ए डी है, सॉरी डी लिखो है डी, है ना, ए डी है वो भी किसके परपेंडिकुलर है, वो भी हमारा डी सी के परपेंडिकुलर है ना। और जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब अपोजिट साइड बराबर है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। आपको पता होगा कि ऐसा एक कोऑर्डिनेट है जिसकी अपोजिट साइड बराबर हो तो वो कौन सा होता है, पैरेललोग्राम, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल कैसे करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं उसके कैसे करते हैं, इक्वल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप लोगों को हैंस
हैंस ABCD इज आ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है हमारा? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है। सो द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इक्वल लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल लेंथ में बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर है ना, ईच अदर। भाई जब एक पैरेललोग्राम बता दिया अपन ने, क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जब पैरेलल है इसका मतलब 90-90 पे है तभी तो पैरेलल है। जब भाई ये 90 एंगल है, ये 90 तो मतलब अपोजिट है, बाई ये पैरेलल होगा, पैरेलल है इसका मतलब वो क्या होंगे? पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं 162 करते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? OA बराबर होगा OB के, और OB बराबर होगा OC के, और OC बराबर होगा AD के। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया आपको कैसे पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम था हमारा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैंस सो वी गेट O इज आ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A B and C पॉइंट पर है। ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें ये बताना था हमें कि O है वो तीनों से इक्विडिस्टेंस पर कैसे है, तो हमने बता दिया कैसे कि राइट एंगल है इसलिए बराबर होता है डायगोनल। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वो फिनिश हो गया। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया है। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। और हमारे देखो जो हमारा चैनल है गुरु अकेडमी यूनिक, आपको चैनल का नाम पता ही होगा, गुरु अकेडमी और यूनिक है ना, यूनिक आपको पता होगा। इस चैनल पे आप जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो आने वाले वीडियोस है ना, आने वाले जो चैप्टर के जो लेक्चर हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एक भी चैप्टर मिस ना कर पाएँ। इसलिए आप इससे सब्सक्राइब कर लें और देखो, और जो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते हैं जिससे कि वो भी सब्सक्राइब कर ले और उनको भी, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी साथ में प्रिपरेशन कर सकें। इसलिए हम जो चैनल सब्सक्राइब कर ले। और हमारे देखो पूरा हम लोगों ने अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर टैकल किया था बाकायदा। मैंने आपको पूरा बेसिक बताया, कुछ एक आध ट्रिक्स भी बताई हैं, जहाँ पे आपको दिक्कत होगी मैंने वहाँ ट्रिक बताया अच्छी तरीके से। तो ये हमारा चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश हो गया है। इसमें अब कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो, यदि कोई दिक्कत होती भी है तो मैं हूँ, है ना, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं उसका प्रत्येक क्वेश्चन का उसमें अच्छी तरीके से आपको उसका सॉल्यूशन बना के वीडियो भेज दूंगा प्रॉपर तरीके से। आपको उसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर अच्छी तरीके से फिनिश कर लिया और प्रॉपर तरीके से चैप्टर का जो नोट्स हैं वो बना लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो और अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़, ठीक है। उस चैप्टर को अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको बेसब्री से पढ़ते रहिए, इंतजार कीजिए कौन सा चैप्टर होगा और हमें कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन लाइन से पढ़ते जाएंगे और ये न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं, बेफिक्र आराम से करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। देखते हैं अब अगला चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे।